ठीक है, नेक्स्ट है 2.9, फॉर व्हाट फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन वुड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल क्लास बी मोस्ट रेलिवेंट। डेमोग्राफी क्या होती है? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। ये साइंटिफिक स्टडी है अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री कह लो, लेट्स सपोज। अब सोशल क्लासेस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल लोगों का एजुकेशन लेवल क्या है, तो आप क्या करते हो, आप ग्रुप्स बना लेते हो कि एक ग्रुप में वो लोग आएंगे जो मैट्रिक पास हैं, एक में वो आएंगे जो कॉलेज पास हैं, एक वो हैं जिनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, एक वो हैं जो डॉक्टर्स हैं। 4 क्लासेस आप बना लोगे। इसी तरह लोगों की इनकम लेवल्स आप देख लेते हो कि लोग जो हैं वो गरीब कितने हैं कंट्री में, मिडिल क्लास कितने हैं, रिच कितने हैं और इलीट क्लास कितने हैं। ये क्या है? बेसिकली इनकम लेवल। तो इस तरह एजुकेशन हो सकता है, इनकम लेवल हो सकता है, एज हो सकता है। इस तरह बहुत सारे क्या करते हो आप, पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए इस तरह की ग्रुपिंग करते हो। इनको बेसिकली हम कहते हैं सोशल क्लासेस। अब ये जो सोशल क्लासेस हैं, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, ये कौन से डिपार्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट होगा? एचआर, मार्केटिंग या परचेजिंग? किसके लिए? एचआर के लिए। क्यों एचआर के लिए, क्यों? अगर फॉर एग्जांपल इनकम लेवल लेते हैं, कुछ एम्प्लॉयज जो हैं हमारी, या कुछ पॉपुलेशन जो हमारी है, उसमें कुछ लोग गरीब हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ रिच हैं और कुछ एलीट क्लास है। अब आप एचआर मैनेजर हो, तो आपके पास अगर कोई गरीब बंदा आएगा लेकिन वो, उसके पास डिग्री है, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो कॉम्पिटेंट है, अगर कोई गरीब बंदा आएगा तो उसको आप जॉब नहीं दोगे अगर उसके पास डिग्री है तो। अगर वो रिच है लेकिन डिग्री है तो क्या उसको जॉब दोगी? हाँ जी, अगर वो, उसके पास डिग्री है और उसके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, चाहे वो गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, रिच हो, एलीट क्लास हो, हम उसको जॉब देंगे अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा। ऐसा ही है। तो ह्यूमन रिसोर्स को तो ये इफेक्ट नहीं करेगा। अगर इसी तरह एक और बंदा आता है, आप जॉब अनाउंस करते हो कि हमें बैचलर्स के लिए बंदा चाहिए और एज लिमिट है 18 से 30 साल। अब कोई बंदा आपके पास आया, एक 18 साल का है, एक 19 साल का है, एक 25 साल का है, एक 30 साल का है। अब ये चारों ही क्वालिफाई कर रहे हैं, चारों के पास डिग्री है, चारों के पास एक्सपीरियंस है। क्या अब एज बेस पे आप किसी को रिजेक्ट कर सकते हो कि मैं आपको जॉब नहीं दे सकती? नहीं कर सकते, क्योंकि एज क्वालिफाई कर रहे हैं, 18 टू 30 के बीच में है, डिग्री भी है, एक्सपीरियंस भी है। तो ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स को तो कभी इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट किसको इफेक्ट कर सकता है? मार्केटिंग। मार्केटिंग को कैसे इफेक्ट करेगा? जो एडवर्टाइजर्स होते हैं ना, ये बड़े स्मार्ट होते हैं। जब आपने प्रोडक्ट को मार्केट करना होता है ना, तो आप क्या करते हो, मार्केटिंग में हम करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली क्या होता है? मार्केट सेगमेंटेशन ये होता है कि आप अपनी पूरी मार्केट, जिसमें आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो। हर पार्ट जो है यही आपकी डेमोग्राफिक स्टडी से आता है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हमने अपना प्रोडक्ट सेल करना है, इन शहरों में इतने लोग जो हैं अमीर हैं, इतने लोग जो हैं गरीब हैं। ठीक है, आपने कोई महंगा प्रोडक्ट पाकिस्तान में लॉन्च करना है, तो आप कहाँ लॉन्च करोगे? शिकारपुर में लॉन्च करोगे, कराची में लॉन्च करोगे? कराची में क्यों लॉन्च करोगे? लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा है, लोग ज़्यादा वेल्दी हैं, लोग नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करेंगे। शिकारपुर में अगर उसको आप लॉन्च करोगे, प्रोडक्ट पिट जाएगा। इसलिए जो भी नया प्रोडक्ट आता है वो पहले बड़े सिटी में आता है, पहले कराची में लॉन्च होता है, लाहौर में होता है, इस्लामाबाद में होता है। कोई भी बड़ा ब्रांड आ जाए वो इन्हीं सिटीज़ में पहले लॉन्च होता है। उसके बाद जो वो सक्सेसफुल होते हैं, फिर वो और सिटीज़ की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। केएफसी एक टाइम में सिर्फ कराची में था, फिर लाहौर में आया, फिर इस्लामाबाद में आया, अब पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में है। तो ये क्या है? बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन की जाती है मार्केट को समझने के लिए। फिर देखा जाता है कि हमारा प्रोडक्ट किस किस्म का है और कौन सी मार्केट को हमने टारगेट करना है। जैसे आप कुछ चीज़ों के ऐड देखोगे ना, जो टीन एजर्स के होते हैं, वो कभी टीवी पे चलते ही नहीं है वो एड्स। फेसबुक का ऐड कभी आपने टीवी पे देखा है या स्नैपचैट का?
कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है, जो फेसबुक एंड स्नैपचैट वाले हैं, कि टीवी जो है ना वो बूढ़े लोग देखते हैं। जो टीनेजर्स होते हैं ना, जिन्होंने स्नैपचैट या फेसबुक यूज़ करना है, वो देखते हैं सोशल मीडिया, वो मोबाइल पे टाइम गुजारते हैं, वो टीवी पे इंटरेस्टेड ही नहीं होते। टीवी में जो अंकल आंटीज़ की एज के होते हैं, जिन्होंने न्यूज़ देखनी होती है रात को 9 बजे की, वो बेसिकली टीवी यूज़ करते हैं। तो अब हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट दिखाना है जो सीनियर एज के लोगों को दिखाना है, वो हम टीवी पे दिखाएंगे, न्यूज़पेपर में दिखाएंगे। जो टीनेजर्स को हमने चीज़ बेचनी है, वो हमेशा सोशल मीडिया पे आएगा। क्लियर विद दिस? अच्छा, आप मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हो? न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह कभी देखे? हाँ जी। सबसे एक्सपेंसिव कार होती है रोल्स रॉयस। नाम सुना हुआ है ना कार का, रोल्स रॉयस का? बड़ी महंगी कार है, बहुत लिमिटेड लोग जो हैं दुनिया के सुपरस्टार लेवल के, वो यूज़ करते हैं। कभी रोल्स रॉयस का ऐड देखा है कहीं पे? तो क्या मतलब, ये अपने एडवर्टीजमेंट ही नहीं करते कभी? कहीं तो करते होंगे ना। अभी जो रोल्स रॉयस है ना, ये इस तरह सुपर एक्सपेंसिव कार्स जो सेल करते हैं, ये भी एडवर्टीजमेंट करते हैं, बट कहाँ पे? ये फेसबुक सोशल मीडिया पे नहीं करते, क्योंकि उनको पता है फेसबुक सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको लेना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो हर टीवी पे भी या न्यूज़ चैनल पे भी नहीं चलाते, क्योंकि उनको पता है न्यूज़ देखना जो है ना फारिग लोगों का काम होता है, और वो इतना काम नहीं करते, उनके पास पैसा इतना कमाने का शौक ही नहीं होता। वो रोल्स रॉयस अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो करते कहाँ पे एडवर्टीजमेंट रोल्स रॉयस वाले? जो मैगजीन्स आते हैं ना, जिसमें फोर्ब्स 500 कंपनीज के बारे में कमेंट्स होते हैं, और उसमें टिप्स दी जाती हैं कि कौन से शेयर ऊपर जाएंगे, कौन से नीचे जाएंगे। जो हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। इस किस्म के जो बिजनेस मैगजीन्स होते हैं ना, उसमें सिर्फ ये अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अमीर बंदा होगा ना, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, जिसने स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा, वही बंदा वो मैगजीन देखेगा। और जिसके पास पैसा है ना, उसी को तो रोल्स रॉयस हमने दिखानी है। तो ऑब्वियसली उस किस्म की बिजनेस मैगजीन में ही सिर्फ अपनी वो एडवर्टीजमेंट करते हैं। क्लियर विद दिस? सो यस, मार्केटिंग के लिए ये बहुत रेलिवेंट होगा, क्योंकि जब आप मार्केटिंग करते हो तो हमेशा आपने मार्केट सेगमेंट या मार्केट को पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। अगर आप सस्ता प्रोडक्ट बनाओगे तो गरीबों को बेचोगे, मिडिल क्लास मीडियोकर प्रोडक्ट बनाओगे तो मिडिल क्लास को बेचोगे, ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाओगे, लग्जरी प्रोडक्ट बनाओगे तो अमीरों को बेचोगे। अगर आप अमीरों वाला प्रोडक्ट गरीबों को बेचने की कोशिश करोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। सो मार्केटिंग के लिए बहुत रेलिवेंट है। परचेजिंग में हमने सप्लायर से डील करना होता है। सप्लायर अमीर है गरीब है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी एज क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर विद दिस? सो कौन सा ऑप्शन ठीक है? मार्केटिंग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मॉनिटरिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इज यूजुअली ओनली इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। क्या ये ठीक है कि आपके कंट्री में आपकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ रही है, कितनी तेज़ी से या कितना स्लोली बढ़ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी और बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं है, ठीक है, क्यों? और अगर पब्लिक और गवर्नमेंट के अलावा किसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये सोचो। आपके बिजनेसेस के बहुत सारे टाइप होते हैं, सोल ट्रेडर्स होते हैं, पार्टनरशिप्स होती हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं। क्या उनके लिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी क्विकली ग्रो कर रही है? उनके लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। सो इन शॉर्ट, कि हमारी पॉपुलेशन कितना तेज़ी से ग्रो कर रही है, कितना ग्रो कर रही है, ये गवर्नमेंट एंड पब्लिक कंपनीज के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सब के सब बिजनेसेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है जिसने अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करना है। क्लियर विद दिस? नंबर 2 है, एटीट्यूड्स रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल पर्सनल प्रेफरेंस और पैटर्न ऑफ चॉइस। एटीट्यूड जो है वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, ट्रू और फॉल्स? क्या ख्याल है? नहीं। एटीट्यूड क्या होता है, कोई आइडिया? कैसे बताओगी क्या है एटीट्यूड? ओके, एटीट्यूड बेसिकली क्या होता है? एटीट्यूड मीन योर ओपिनियन अबाउट समथिंग। समथिंग कुछ भी हो सकता है।
आपकी किसी चीज के बारे में क्या राय है, क्या ओपिनियन है, इसको एटीट्यूड कहते हैं। तो पर्सनल प्रेफरेंस क्या होती है? पर्सनल प्रेफरेंस होती है व्हाट इज योर चॉइस अबाउट समथिंग, ये होती है पर्सनल प्रेफरेंस। क्वेश्चन ये है कि एटीट्यूड एंड पर्सनल प्रेफरेंस एक ही चीज है। एटीट्यूड रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल पर्सनल प्रेफरेंस, कि आपकी जो पर्सनल प्रेफरेंस होती है वही एटीट्यूड होता है, बट ये जरूरी नहीं है। क्यों? पिज्जा के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? अच्छी चीज है, बुरी चीज है? हेल्थ वाइज बुरी चीज है। ये क्या है? ये आपका एटीट्यूड है। आपको पता है कि पिज्जा खाना जो है हेल्थ एंड वेलनेस के लिए अच्छा नहीं है। आप खाते हो पिज्जा? डू यू लाइक पिज्जा? यू लव पिज्जा। ये क्या है? ये आपके एटीट्यूड के अगेंस्ट आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। आपको पता है, आपकी ओपिनियन जो है वो ये है कि ये चीज़ बुरी है मेरी हेल्थ के लिए, मुझे नहीं खानी चाहिए, बट स्टिल यू लव ईटिंग पिज़्ज़ा। तो ये क्या है? ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। सो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका एटीट्यूड हो वही आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो, ऐसा कभी ज़रूरी नहीं होता। आप लोगों को देखो, स्मोकिंग कर रहे होते हैं, उनको आप बताओ कि स्मोकिंग करना जो है इंजूरियस है हेल्थ के लिए, वो कहते हैं ये तो हमें पता है। वो कहते हैं जी बहुत बुरी है हेल्थ के लिए, खुद भी मानते हैं, फिर भी स्मोकिंग कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि उनका एटीट्यूड जो है, उनकी जो ओपिनियन है वो बैड है स्मोकिंग के बारे में, कि ये करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी पर्सनल प्रेफरेंस होती है। तो एटीट्यूड एंड पर्सनल प्रेफरेंस दो अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपका एटीट्यूड हो वही आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो, ऐसा कभी जरूरी नहीं है। बहुत दफा लोग एक चीज को बुरा कहते हैं, उनका एटीट्यूड होता है, लेकिन उनकी जो पर्सनल प्रेफरेंस होती है वो एटीट्यूड से डिफरेंट होती है। सो नंबर 2 जो है ये भी फॉल्स है। क्लियर विद दिस? ओके, बस ये पिज्जा वाली एग्जांपल याद रखना, हमेशा आपको याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग इज ऑफन एसोसिएटेड विद विच बिजनेस प्रोसेसेस। आउटसोर्सिंग होती क्या है? बिल्कुल, आपके बिजनेस के बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं ना, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रोडक्शन भी एक प्रोसेस हो सकता है, प्रोडक्शन में भी बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है, अकाउंटिंग होती है, बुक कीपिंग होती है। तो ये सारे क्या हैं? बिजनेस प्रोसेसेस हैं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्टाफ हायर नहीं करना चाह रहे, आप कहते हो फॉर एग्जांपल मैंने बुक कीपिंग करवानी है, तो आप क्या करते हो? अपने लिए एम्प्लॉय हायर नहीं करते हो, अकाउंटिंग के लिए कोई अकाउंटेंट हायर नहीं करते हो। आप क्या करते हो? ऑनलाइन कोई बुक कीपर देख लेते हो, उससे कहते हो मेरा छोटा सा बिजनेस है, आप मेरे लिए बुक कीपिंग करो। आप मेरे एम्प्लॉय नहीं होगे, आप जितने घंटे काम करोगे मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। काम होगा तो पेमेंट कर दूंगा, काम नहीं होगा तो पेमेंट नहीं करूंगा। अब सब बिजनेस को पता है ना कि अगर आप एम्प्लॉय हायर करोगे और काम बहुत कम है, तो आप उसको अगर हायर कर लोगे तो आपको पूरे महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, चाहे काम है या काम नहीं है। तो इसलिए बिजनेसेस क्या करते हैं? आउटसोर्सिंग कर लेते हैं। सेकेंडली, अपना आप एम्प्लॉय हायर करोगे, उसको आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको काम सिखाना पड़ेगा। जो आउटसोर्स करोगे वो एक्सपर्ट होगा, वो 10 बिजनेस के लिए और भी काम कर रहा होगा, वो स्पेशलाइज बंदा होगा। तो इससे क्या होगा? आउटसोर्सिंग करने से आपकी बचत भी होगी, आपको एक्सपर्ट बंदा भी मिल जाएगा, और आप पे सैलरीज का बर्डन भी नहीं आएगा। अब आउटसोर्सिंग जो है इज ऑफन एसोसिएटेड विद विच बिजनेस प्रोसेसेस? ए, अलाउइंग एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम। आपने एम्प्लॉय को हायर किया और उन्होंने कहा आप घर बैठ के ऑनलाइन काम करो, क्या ये आउटसोर्सिंग है? क्योंकि ये आउटसोर्सिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि एम्प्लॉय को तो आपने हायर किया हुआ है, चाहे वो ऑफिस में बैठ के काम करे, घर में बैठ के काम करे, दूसरे कंट्री में बैठ के काम करे, उसको हायर कर लिया, तो ये आउटसोर्सिंग नहीं है, वो आपका अपना इंटरनल स्टाफ है। बी, सोर्सिंग डेटा फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी। आपको कुछ डेटा चाहिए, डेटा आपने खुद कलेक्ट नहीं किया, बाहर कोई कंपनी है उसके पास वो डेटा पड़ा है, उससे आपने खरीद लिया, क्या ये आउटसोर्सिंग है? नहीं, ये भी आउटसोर्सिंग नहीं है, इसको कहते हैं इनसोर्सिंग। ये आउट नहीं है, ये इनसोर्सिंग है। किसी के पास कोई चीज पड़ी है, आपने वो चीज उससे खरीद ली, रॉ मटेरियल, जैसे सप्लायर से आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, उसको भी इनसोर्सिंग कहते हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास डेटा पड़ा है, उससे वो डेटा खरीद लेते हो, तो ये क्या है? ये भी इनसोर्सिंग है। बट आपको कुछ डेटा चाहिए, आपके पास अपने एम्प्लॉयज नहीं है,
आप बाहर किसी कंपनी से राब्ता करते हो और उन्हें कहते हो मेरे लिए आप ये डेटा कलेक्ट करो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, वो आउटसोर्सिंग होगी। लेकिन उस कंपनी ने डेटा ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है, रखा हुआ है, आप उनसे खरीद रहे हो, ये आउटसोर्सिंग नहीं है, ये इनसोर्सिंग है। क्लियर विद दिस? ओके। ट्रांसफरिंग कॉल सेंटर ओवरसीज, आपको अपने बिजनेसेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए कॉल सेंटर चाहिए ताकि आप आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर सको कस्टमर को। आपने क्या किया, अपना कॉल सेंटर नहीं बनाया, बाहर दूसरे कंट्री में देखा कि वहां पर कोई गरीब सा कंट्री है, वहां पर ऑलरेडी क्या कॉल सेंटर बना हुआ है, आपने उनसे रब्ता किया, उनको कहा कि आप हमारी कंपनी का कॉल सेंटर चलाओ, हमारे लिए आप हमारी कस्टमर की कॉल्स को आंसर करो। तो क्या ये आउटसोर्सिंग होगी? बिल्कुल होगी। इसको यूजुअली हम कहते हैं इंटरनेशनल आउटसोर्सिंग, और ये बहुत कॉमन है आजकल दुनिया में। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग जो है अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, बैचलर और कॉलेज लेवल की उनके पास डिग्रीज होती हैं, लेकिन वो बेरोज़गार होते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने ये किया है कि वहाँ पर लोगों को हायर कर लिया कम कम सैलरीज पे, और अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप अपना कॉल सेंटर रन नहीं करो, आपके जितने भी कस्टमर कॉल आएंगे वो आप हमें भेजना, हम आंसर करेंगे उनको आपकी कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक। तो इससे क्या होता है, उन कंपनीज की कॉस्ट कम हो जाती है, और जो डेवलपिंग कंट्री है उनमें लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो ये क्या है, इंटरनेशनल आउटसोर्सिंग, ये बहुत कॉमन है। इसके बाद ऑप्शन सी जो है, यस ये आउटसोर्सिंग के लिए परफेक्ट है, यही आउटसोर्सिंग है। डी, सेंडिंग स्टाफ ऑन फॉरेन असाइनमेंट्स, क्या ये भी आउटसोर्सिंग है? हाँ जी, जब आपने स्टाफ को हायर कर लिया, वो आपके ऑफिस में काम करे, वो फॉरेन असाइनमेंट में जाके काम करे, वो घर से काम करे, वो तो आपका स्टाफ है, आपने उसको हायर कर लिया, तो वो तो आउटसोर्सिंग है ही नहीं। आउटसोर्सिंग में हमेशा कोई ना कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर आप देखते हो, कॉन्ट्रैक्टर होता है या फ्रीलांसर होता है, जिसको आप कभी भी हायर नहीं करते हो, उससे कहते हो मेरे लिए ये काम करो और ये पेमेंट आप ले लेना, चाहे वो आवर बेस हो, फिक्स पेमेंट हो, जो भी हो। वो काम खत्म हो गया, आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट खत्म हो गया। तो या तो वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होगा या फ्रीलांसर होगा, वो कभी भी आपका एम्प्लॉय या स्टाफ नहीं होगा। यहां तक क्लियर? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट है, what change in people's attitude has put additional pressure on businesses to become more socially responsible? Socially responsible business, अगर socially responsible है उसका क्या मतलब है? Socially responsible business, देखो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिजनेस किसे कहते हैं, डिफाइन करो बिजनेस को। बिजनेस कितनी दफा पढ़ा है हमने? बिजनेस बेसिकली any organization that is formed to earn profits। बिजनेस कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इसलिए बनती है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, उसे हम बिजनेस कहते हैं। एग्री? ये क्लियर है बिजनेस की डेफिनेशन? अब ये तो पुराने वक्तों में कॉन्सेप्ट होता था कि बिजनेस का काम ये है कि सिर्फ और सिर्फ अपने ऑनर्स को प्रॉफिट कमा के दे, ये बिजनेस होगा। बट अब आजकल बिजनेस का सिर्फ ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। आजकल कस्टमर्स, कंज्यूमर्स ये चाहते हैं, या लोगों का ये एटीट्यूड है कि बिजनेसेस जो हैं शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। अब बिजनेस के सोशली रिस्पॉन्सिबल होने का क्या मतलब है? हर बिजनेस जो है वो किसी ना किसी सोसाइटी में ऑपरेट करता है। तो सोशली रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब यह है कि वो बिजनेस प्रॉफिट तो अर्न कर रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ वो बिजनेस रिस्पॉन्सिबल हो टू ऐड मोर वैल्यू इन पीपल लाइफ एंड मिनिमाइज नेगेटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। नेगेटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, इसे कहते हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल, कि वो बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ना हो, बल्कि सोसाइटी के लोगों के वेलफेयर के लिए भी काम करे, और उसका नेगेटिव इंपैक्ट सोसाइटी पे और इन्वायरमेंट पे कम से कम होना चाहिए। इसे कहते हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल। जैसे आजकल कार कंपनीज को आप देखो, अब बहुत सारी कंपनीज है, टोयोटा देख लो, होंडा देख लो, वो पेट्रोल कार्स तो बना रही हैं, डीजल कार्स भी बना रही हैं। उनको क्या जरूरत है इलेक्ट्रिक कार्स बनाने की? इसलिए
कि जो डीजल एंड पेट्रोल कार्स हैं, एक तो वो डीजल एंड पेट्रोल दुनिया में लिमिटेड है, उसको यूज़ करती हैं, उससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन उन गाड़ियों की बहुत ज़्यादा होती है, पोल्यूशन को हर्ट करते हैं, पोल्यूशन इंक्रीज करते हैं और इन्वायरमेंट को हर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक का क्या फ़ायदा है? इलेक्ट्रिक का फ़ायदा ये है कि वो बिजली पे चलती हैं गाड़ियाँ, और वो इन्वायरमेंट को बुरा तरह से इफेक्ट नहीं करते, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाते हैं। ओके, अब देखते हैं कि लोगों का एटीट्यूड आजकल ये हो रहा है कि बिजनेसेस जो हैं दे शुड बी मोर सोशली रिस्पॉन्सिबल। प्रेशर डाल रहे हैं बिजनेसेस पे कि आपने सिर्फ प्रॉफिट हमसे अर्न नहीं करना, आपने हमारे वेलफेयर के लिए काम करना है और हमारे इन्वायरमेंट्स को डैमेज नहीं करना। तो ये एटीट्यूड लोगों का हो रहा है आजकल, जिसकी वजह से बिजनेसेस पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है। अब कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए, डिस्पोजेबल इनकम इन ग्रोइंग, डिस्पोजेबल इनकम इज ग्रोइंग एज पीपल हैव फ्यूअर चिल्ड्रन। लोगों के पास आजकल बच्चे कम पैदा कर रहे हैं तो उनके पास इनकम ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चों पे खर्चा नहीं होता ज़्यादा। तो इससे सोशली रिस्पॉन्सिबल का प्रेशर आएगा बिजनेस पे? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, लोग तो सेल्स करेंगे, तो बिजनेस से प्रेशर कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा प्रेशर। सेकंड, urbanization encourages companies to build more compact offices। अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से बिजनेसेस में ऑफिसेस छोटे छोटे बन रहे हैं। क्या ये है, ये रीज़न हो सकता है? अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है? अर्बनाइजेशन का मतलब ये होता है कि पहले पुराने वक्तों में आप सोचो ना, तो गांव देहात वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे। अब वो क्या हो रहा है, जो पहले पहले देहात या गांव होते थे, कुछ अरसा गुजरा, उनमें डेवलपमेंट हुई, वो कस्बे बन गए, कस्बों से फिर वो शहर बन गए। तो आजकल कंस्ट्रक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, गांव जो है वो शहर बनते जा रहे हैं, इनको कहते हैं अर्बनाइजेशन। शहरी ज़िंदगी ज़्यादा हो गई है। तो जब ऑब्वियसली गांव तक हमारे शहर बनना शुरू हो गए हैं, तो ऑब्वियसली हमारी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होंगी, बिल्डिंग ज़्यादा होंगी, लोगों के पास ऑफिस बड़े बड़े होंगे, बड़े बड़े ऑफिस बनेंगे। तो अर्बनाइजेशन अगर होगी, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, तो फिर तो ऐसा इशू नहीं है कि लोगों के पास जगह नहीं है। ऑफिसेस कम्पैक्ट नहीं होंगे, ऑफिसेस बड़े बड़े होंगे। सो बी भी रीज़न नहीं हो सकता। सी, फैशन चेंजेस रैपिडली। फैशन जो है बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, देयर फोर फ्रीक्वेंटली चेंज ऑफ सप्लायर बिकम अ नेसेसिटी। हमारे फैशन जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, इसीलिए प्रोडक्ट को भी हमें जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ता है, और उसके लिए हमें सप्लायर्स को भी चेंज करना पड़ता है। क्या ये रीज़न हो सकता है? नो। क्यों? क्योंकि फैशन जल्दी चेंज हो रहा है या स्लो चेंज हो रहा है, उससे सोसाइटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उससे हमारे इन्वायरमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फैशन जो भी हो, तेजी से चेंज हो या स्लो चेंज हो, हमारी सोसाइटी पे, हमारे लोगों पे, हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारी पोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो सी भी नहीं है। डी, people are more aware of carbon footprint left by a company's operation। carbon footprint क्या होता है? जब भी कंपनी अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करती है ना, तो वो इन्वायरमेंट को डैमेज करती है। जितना ज़्यादा डैमेज करेगी, उतने ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट होंगे। तो पीपल आर मोर अवेयर ऑफ कार्बन फुटप्रिंट लेफ्ट बाय अ कंपनीज ऑपरेशन। आजकल लोगों को ज़्यादा मालूमात हैं कि कोई कंपनी अगर काम कर रही है तो इन्वायरमेंट को कितना डैमेज कर रही है। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लोगों के एटीट्यूड जो है आजकल चेंज हो रहे हैं। लोग पहले कंसर्न नहीं होते थे इन्वायरमेंट के लिए, अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है, चाहे डस्ट पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन। अब लाहौर में देखो, हर साल जो सर्दियाँ एंड हो रही होती हैं, स्मोग होना शुरू, पहले तो फॉग होती थी ना, अब स्मोग होना शुरू हो गई है। स्मोग बेसिकली वो पोल्यूशन ही है, एयर पोल्यूशन है। नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, गाड़ियों का शोर ज़्यादा हो गया, ट्रैफिक जैम ज़्यादा हो गया है। तो अब जो लोग हैं ना, इन्वायरमेंट को और सोसाइटी को लेके बहुत कंसर्न होते हैं, और जो बिजनेसेस इन्वायरमेंट को या सोसाइटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं ना, लोग उन बिजनेसेस से कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट्स को बाय ना करें या उनको इनकरेज ना करें। तो डी जो है उसका परफेक्ट रीजन है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट है, AZCO is performing a SWOT analysis and notes that it has a large cash balance. Which of the SWOT heading would this be most likely to fall under? SWOT analysis क्या होता है? कि हमारे बिजनेस का एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है जो हमारी फिजिकल बाउंड्रीज के अंदर एग्जिस्ट करता है,
और दूसरा हमारे बिजनेस का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है जो फिजिकल बाउंड्री से बाहर एग्जिस्ट करता है। अब स्वॉट एनालिसिस हमें क्या बताता है कि इंटरनल इन्वायरमेंट में हमें स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देखनी है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमें अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स देखने हैं। ये होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। अब एक बिजनेस के पास कैश बैलेंस बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत ज्यादा हैं एक बिजनेस के पास। तो अब ये बताओ कि अगर बिजनेस के पास कैश बैलेंस बहुत ज्यादा है, ये इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है या एक्सटर्नल? इंटरनल, वेरी गुड। और इंटरनल में ये स्ट्रेंथ होगी या वीकनेस होगी बिजनेस की? स्ट्रेंथ होगी ऑब्वियसली, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन।